वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे। अब ये इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, कौन पेश करता है और क्या सारी बातें यहाँ पे की गई हैं, ये बजट से कैसे डिफरेंस होता है, कई सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। वो सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूछा जाएगा इकोनॉमिक सर्वे में भारत की जीडीपी को क्या फॉरकास्ट किया गया, या इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंगली एमएसएमई सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, या सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट क्या रही है, या अलग अलग स्कीम जिनकी चर्चा इकोनॉमिक सर्वे में की गई है उनके बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वहीं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आप बहुत अच्छा आंसर राइटिंग भी जीएस पेपर 3 के लिए कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज मैं आपको हाइलाइट्स बता रही हूं इकोनॉमिक सर्वे के। इसके बाद कल के सेशन में मैं आपको हाईलाइट बताऊंगी बजट के। अब बजट और इकोनॉमिक सर्वे में थोड़ा सा अंतर होता है। बजट क्या होता है, हमारे घर का भी अपना एक बजट होता है, राइट। हम आने वाले समय में कहां पर क्या क्या खर्चा करेंगे, मतलब सरकार आने वाले समय में कहां से क्या क्या खर्चा करेगी और सरकार को रेवेन्यू किन किन सेक्टर से मिलने वाला है, मतलब सरकार की क्या इनकम रहने वाली है और सरकार कहां पर खर्चा करने वाली है आने वाले समय में, उसको हम बजट में बताते हैं। ठीक है, तो बजट जो आएगा वो 2023 और 24 के लिए आएगा। ठीक है, बजट कब के लिए आएगा, 2023-24 के लिए बजट को पेश किया जाएगा या किया गया है 1 फरवरी को, मतलब आज ही के दिन निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, पिछले साल पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत सरकार ने कहां पर क्या खर्चा किया, भारत सरकार के प्रोजेक्ट क्या थे, स्कीम क्या थे, किस सेक्टर में क्या काम किया है, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, दूसरी क्या स्कीम्स को लॉन्च किया गया था, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहा था, ग्रोथ रेट क्या रही है। मतलब हमने भारत सरकार पे इतना ट्रस्ट किया, हमने वोट दिया, सरकार बनाई और सरकार को खर्चा करने की परमिशन दी, है ना। तो सरकार ने जो हमारा पैसा था वो कहां कहां पे खर्च किया है, कितना सक्सेसफुल रहा है, नहीं रहा है। तो पिछला मतलब जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गुजर रहा है उसमें सरकार की क्या पॉलिसी थी, स्कीम थी, क्या खर्चा था, उसे इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा वो 2022-23 के लिए आएगा। तो बात क्लियर है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 को प्रेजेंट किया गया है आपके बजट सेशन में, और बजट जो है वो 2023-24 के लिए निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इकोनॉमिक सर्वे और आपके बजट में। क्लियर हो गई इतनी चीजें। अब अगली बात को आप समझिएगा, इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रेजेंट किया है। तो हम बात करते हैं हमारे पार्लियामेंट के सेशन के बारे में। हमारे पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, बीएमडब्ल्यू सेशन होते हैं। बीएमडब्ल्यू का क्या मतलब है, बी का मतलब होता है यहाँ पर आपका बजट सेशन, जिसकी शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी। और 31 जनवरी को जैसे ही आपका बजट सेशन की शुरुआत हुई, इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया। और उसे प्रेजेंट करने का काम किसने किया था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कौन है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जो कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उन्होंने 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 को पार्लियामेंट में पेश करने का काम किया। तो पहला सेशन आपका बजट सेशन होता है, सेकंड सेशन आपका मॉनसून सेशन होता है, थर्ड सेशन आपका विंटर सेशन होता है। तो अभी आज हमें केवल और केवल विंटर सेशन के बारे में डिस्कशन करना है। ओके, अब ये इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, ये कहानी तो आपको समझ में आ गई है कि सरकार का लेखा जोखा, पिछले साल सरकार की जो भी पॉलिसी थी, स्कीम थी, वो बताना आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे सरकार का पिछला खर्चा तो बताता ही है, आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है वो आपका फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो अपकमिंग जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें और सरकार को क्या काम करने चाहिए, क्या जीडीपी ग्रोथ रह सकती है, तो वो भी एस्टिमेशन देने का काम ये इकोनॉमिक सर्वे में होता है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में जो भी बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं, उसको मानने के लिए गवर्नमेंट बाइंडिंग नहीं होती। मतलब जरूरी नहीं है कि आने वाला बजट जो होता है उसमें इकोनॉमिक सर्वे की बातों को इंक्लूड किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता, बस एक परंपरा चली आ रही है। इसलिए बजट के एक दिन पहले जो है वो इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक सर्वे की जो शुरुआत हुई थी वो 1950-51 से हुई थी। ठीक है, और बजट और आपका इकोनॉमिक सर्वे साथ में एक साथ जो है वो पेश किया जाता था। लेकिन 1964 से क्या किया गया, 1964 से इकोनॉमिक सर्वे को बजट के एक दिन पहले पार्लियामेंट में रखा जाने लगा। इतनी चीजें क्लियर है। अब कौन इसे प्रेजेंट करता है और कौन इसे तैयार करता है उसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए।
अगर हम अपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बात करते हैं, वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। उनमें से एक डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और उस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में भी एक इकोनॉमी डिवीजन होता है, और उस डिवीजन की गाइडेंस में, उस डिवीजन के द्वारा बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे को डिजाइन किया जाता है, तैयार किया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और फिर जब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो अप्रूवल दे देती है, निर्मला सीतारमन जी जब अप्रूवल दे देती है तो इनको दोनों हाउसेस के सामने प्रेजेंट करने का काम किया जाता है। तो किसने प्रेजेंट किया है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन के द्वारा इन्हें इसे प्रेजेंट किया गया है। इतनी चीजें क्लियर हो गई कि इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली होता क्या है, हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। आइए अगली बात को हम यहाँ पे समझते हैं। अगर आप यहाँ पे, तो केवल मैं आपको हाईलाइट्स बताने वाली हूँ, ठीक है ना। अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वहां पर आप पूरा डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर के हिसाब से चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी 2022-23 रिकवरी कंप्लीट। तो यहाँ पर पहले ही चैप्टर में बोल दिया गया है कि अब हमें पैंडेमिक के बारे में बात नहीं करनी है कि कोविड क्राइसिस चल रहा है, नहीं, कोविड क्राइसिस खत्म हो चुके हैं और ये बात हमने मान ली और हम उससे रिकवर हो गए हैं। ये बात हमारे बजट में, हमारे इकोनॉमिक सर्वे में ऑलरेडी मेंशन कर दी गई है कि हम पूरी तरीके से जो पेंडेमिक का क्राइसिस था उससे ओवरकम हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें यह भी बताया गया कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको पिछले कुछ सालों में कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। जैसे कि यहाँ पे हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में इंडियन इकोनॉमी ने कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया है। पहली बार 2005 से 2012 का जो समय था उसमें क्रेडिट बूम देखा गया था। क्रेडिट बूम का मतलब है कि बहुत सस्ते इंटरेस्ट पे, बहुत लो इंटरेस्ट पे बैंकों ने क्या किया था, लोगों को लोन प्रोवाइड करने का काम किया था। और लोगों ने क्या किया, लोन तो ले लिया लेकिन उसको चुकाया नहीं, अगर रिटर्न नहीं किया तो 2015 तक क्या हुआ था, जो एनपीए है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। और एनपीए इंक्रीज होने के कारण बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म करने की जरूरत थी। तो रिफॉर्म हमने कैसे किया, हमने मर्जर करके बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म करने की कोशिश की है। इसके बाद 2018 में क्या हुआ था, जो ILFS है वो कोलैप्स हो गया था, जिसके कारण हमारी जो NBFCs हैं उन सेक्टर में डायरेक्टली इसका इफेक्ट देखने को मिला था। और उसके बाद फिर कोविड-19 पैंडेमिक आ गया। कोविड-19 पैंडेमिक के साथ साथ आपने देखा कि रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया। जो कमोडिटीज के प्राइसेस थे, जो डेली नीड्स होती हैं, डेली प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके प्राइसेस इंक्रीज होने लगे, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हर एक कंट्री के अलग अलग जो रिजर्व बैंक्स होते हैं उन्होंने अपनी रेपो रेट को भी इंक्रीज किया। तो ये कुछ चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी को भी फेस करने पड़े हैं। लेकिन इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी अब जो है वो स्टेबल हो चुकी है और हम ग्रोथ करने की कगार पर हैं, हम ग्रोथ के सेक्टर में जा रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि 24 के लिए इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी उसकी रेंज 6% से 6.8% रहेगी। तो 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी बताई है, 6.0 टू 6.8% के बीच में बताई है। हालांकि अनंत नागेश्वरन जी कहते हैं कि अपर बैंड का मतलब है 6.5 से 6.8 के बीच में ही भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए रहने वाली है। ये बात यहाँ पर बताई है, ग्रोथ रेट के बारे में बताया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोविड के पहले हमारे ग्रोथ रेट बहुत अच्छे थे। आप देख सकते हैं 2019-20 में भारत की ग्रोथ रेट जो थी वो 3.7% थी। उसके बाद पेंडेमिक आ गया, पेंडेमिक के में हमारी ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव चली गई। हमारी ग्रोथ रेट कैसी चली गई, नेगेटिव चली गई। लेकिन अब हम अपना स्टेबिलिटी पे आ रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए हमारी जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 6.0 से 6.8% रहेगी। और अभी ये जो फाइनेंशियल रनिंग है वो भी खत्म होने में अभी 2 महीने बाकी है, पूरा फरवरी बाकी है, पूरा मार्च बाकी है। तो इनका कहना है कि इस पूरे जो अभी रनिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7% रहने का अनुमान है। अब हमें और क्या बातें जाननी चाहिए इकोनॉमिक सर्वे से। मैं ऐसा नहीं कहती कि आपको यहीं से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ बातें जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो तो ग्रोथ रेट हो गया। ग्रोथ रेट के बाद आपको इन्फ्लेशन रेट पता होना चाहिए, चाहे वो CPI हो, WPI हो। फिजिकल डिपिसिट जो राजकोषीय घाटा है वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ग्रोथ रेट के बारे में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट और सर्विस सेक्टर ग्रोथ रेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए बाकी की बातों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अब ग्रोथ रेट हो रही है 6.0 से 6.8%, लेकिन सबसे अधिक जो ग्रोथ रेट रजिस्टर की गई है वो सर्विस सेक्टर में की गई है। सर्विस सेक्टर में अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे 2022-23 के लिए तो वो 9.1% है।
कितना है, 9.1% है। ठीक है, अब सर्विस सेक्टर में इतनी ग्रोथ क्यों हुई, तो इसका रीजन भी बताया गया है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा। उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने कहा पहली चीज तो ये कि हमने कई सारी नई नई स्कीम्स को शुरू किया था, जैसे कि हमने लॉजिस्टिक नेटवर्क को बढ़ाया, नेशनल हाईवे बढ़ाए, हमने पोर्ट्स को स्टेबल करने का काम किया, हमने पोर्ट्स जो है हमारे बंदरगाह उनको मॉडर्नाइज किया है। ठीक है, जिसके कारण हमारा सर्विस सेक्टर ग्रोथ हुआ है। इसके बाद हमने हेल्थ जो सेक्टर है उसमें अपना जो बजट है वो डबल कर दिया, मतलब हेल्थ सेक्टर में हमारा जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो दुगना हुआ है। हमने हर एक व्यक्ति जो भारत में निवास करते हैं उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने का काम किया है। तो फाइनेंशियल 23 में अगर हम देखेंगे तो लगभग 220 करोड़ लोगों को कोविड के वैक्सीन मिले हैं। तो वैक्सीनेशन प्रॉपर होने के कारण जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं, मॉल होते हैं, सारी जो कम्युनिटीज थी वो ओपन हो गई। ओपन होने के कारण सर्विस सेक्टर जो है वो बूम हुआ है, उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा बैंकों की जो बैलेंस शीट है वो भी सुधार हुआ है, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। ये बातें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अब भारत सरकार ने जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया, इसका क्या मतलब हो गया, भारत सरकार दो प्रकार से अपने खर्चे कर सकती है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सैलरी वगैरह जो डेली बेसिस पे जो सरकार के खर्चे होते हैं वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब सरकार खर्चा कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, असेट को बनाने में, रोड बना रही है, पुल बना रही है, ब्रिजेस बना रही है ना, तो ये आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भारत सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा खर्चा किया जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के कारण जो है वो सर्विस सेक्टर में ग्रोथ आया है, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो सर्विस सेक्टर में कितना ग्रोथ देखा गया है, 9.1% का देखा गया है। हेल्थ एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट कर रही है 2023 आपका फाइनेंशियल ईयर में, वो 2.1% ऑफ द जीडीपी है। तो हमने लास्ट ईयर हेल्थ सेक्टर में 2.1% ऑफ द जीडीपी एक्सपेंड करने का काम यहाँ पर किया है। अगर आप कैपेक्स के बारे में बात करेंगे तो 63.4% पिछले 8 महीने में हमने इतना इंक्रीज हुआ है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखिए असेट्स बनवाए गए हैं, रेलवे, टेलीकॉम, डिफेंस सेक्टर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट में सरकार ने काम किया है, तो कैपेक्स इंक्रीज हुआ है। कैपेक्स इंक्रीज होने के कारण कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 2016 के कंपैरिजन में अभी 2.7 टाइम्स ज्यादा हो चुका है। पिछले 7 सालों में हमारा जो कैपेक्स है वो 2.7 टाइम्स ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा भारत सरकार कुछ नए कानून भी लाई थी, जैसे कि जीएसटी लेकर आई थी। जीएसटी के अलावा आपने बैंकिंग एंड इंसॉल्वेंसी कोड भी लेकर आई थी, जिससे इकोनॉमी के सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी भी आई है। और इन सारे चीजों के कारण एमएसएमई सेक्टर भी इंप्रूव हुआ है और एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा है। तो यहाँ पे सरकार ने कुछ डेटा हमको दिया है, और डेटा में इन्होंने बताया है कि द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया डिक्रीज, जो बेरोजगारी दर है हमारे भारत में वो डिक्रीज हुई है। 8.3% जो है वो 2019 में थी, अब 7.2% जुलाई सितंबर 2022 तक हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट रह गया है। तो भारत में जुलाई सितंबर 2022 में बेरोजगारी दर 7.2% रह गई थी, ये बात भी यहाँ पे कही गई है। अब भारत सरकार ने यहाँ पे देखो फास्टर हम ग्रोथ कर रहे हैं, ये बात कही है कि बाकी सारी वर्ल्ड की इकोनॉमी के कंपैरिजन में इंडिया की इकोनॉमी जो है वो सबसे फास्ट तरीके से ग्रोथ कर रही है। और जो एस्टिमेटेड आपने जीडीपी बताई है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि 6.5% तक रहने का अनुमान है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अब यहाँ पे जो एमएसएमई सेक्टर होते हैं, जो हमारे मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं, तो एमएसएमई सेक्टर को बहुत बढ़ावा दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि कोविड के समय आपने देखा था सबसे बड़ा हिट जो गया था वो एमएसएमई सेक्टर को दिया था। तो एमएसएमई सेक्टर में 30.6% यहाँ पर आप देखेंगे ग्रोथ रेट रजिस्टर की गई है। ठीक है, ग्रोथ रेट एमएसएमई सेक्टर की हमने देख ली। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा है कि पिछले 8 सालों में हमने और अलग अलग सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म किए हैं, तो सरकार ने पूरी अपनी योजनाओं का भी ब्यौरा या जानकारी हमको यहाँ पे प्रोवाइड की है इकोनॉमिक सर्वे में। जैसे कि गवर्नमेंट कहती है कि हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए क्या किया। तो पहले तो आपने देखा होगा कई सारे सेक्टर में एफडीआई को अलाउ कर दिया है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई आने से भी जो होता है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। अगर मार्केट में पैसा आता है तो आपका ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट में पैसा आएगा तो उससे सरकार को और देश को फायदा ही होता है। हमने आधार जनरेट किया, पीएम जनधन योजना की शुरुआत की, कब की, 2014 में की। ये सब चीजें मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए इसलिए ऐड ऑन की हैं कि आने वाले समय में आपको यही स्कीम कब लॉन्च की गई है ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पीएम जनधन योजना, फिर मोबाइल कनेक्शन बढ़े हैं, नेशनल पेंशन स्कीम को हमने इंट्रोड्यूस किया था, जिससे जो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, भारत सरकार पे खर्चा ज्यादा बढ़ता था, मतलब फिजिकल डिफिसिट इंक्रीज होता था, और हमारा टारगेट है कि हम उस राजकोषीय घाटे को डिक्रीज करें। इसलिए हमने नेशनल पेंशन स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया था
ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह पे। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए और बैंकिंग की जो चार्जशीट है उसको हमने अच्छा करने के लिए मर्जर किया है, प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया है। अगर हम डिजिटल पब्लिक गुड्स के बारे में बात करते हैं तो यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में, ठीक है। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की, ई केवाईसी और डिजी लॉकर जैसी सुविधाओं को देने का काम देश में किया है। अगर हेल्दी इंडिया के सेक्टर में बात करते हैं तो हमने क्या किया, सबसे पहली बात स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी 2014 में। फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में लाई गई। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना 2018 में लॉन्च किया गया। वहीं ईज ऑफ लिविंग को आसान करने के लिए हमने पीएम आवास योजना की शुरुआत की। जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको घर देने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी पीएम आवास योजना के अंतर्गत। 2015 में इसको शुरू किया गया। अमृत स्कीम की शुरुआत की गई, जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई और पीएम उज्ज्वला योजना 2016 में शुरुआत की। तो पिछले 8 सालों में हमने अलग अलग सेक्टर में अलग अलग स्कीम के जरिए रिफॉर्म करने की कोशिश की है। ये बात भी इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई है, ठीक है। अब बात करते हैं राजकोषीय घाटे के बारे में, फिजिकल डिफिसिट। तो क्या फिजिकल डिफिसिट रहा है राजकोषीय घाटा, मतलब भारत सरकार के खर्चे थोड़े ज्यादा हैं और उस हिसाब से कमाई कम है, तो क्या होता है, घाटा होता है। अगर हम 200 रुपये हमारा बजट है और हम 300 रुपये का सामान खरीद लेते हैं तो हमको क्या होगा, ऑब्वियसली घाटा होगा। तो घाटा को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, अलग अलग जो एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे लोन लेती है या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करती है, अपने एसेट को बेचने का काम करती है। इसी तरीके से फिजिकल डिफिसिट को निकाला जाता है, ठीक है ना, मतलब आपका खर्चा और आपका इनकम। तो फिजिकल डिफिसिट अगर देखेंगे तो 6.4% रहा है 2022-23 में, ठीक है, 6.4%। अब बात कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। रीजन इज दैट क्योंकि अभी पिछले कुछ समय में आपने पाकिस्तान की हालत देखी और श्रीलंका की हालत को भी देखा था। उन लोगों के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी आती है तो आप दूसरे जो वस्तुएं होती हैं, गुड्स होते हैं, उनको इम्पोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आपको दूसरे देशों से किसी चीज को इम्पोर्ट करना है तो उसके लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए। तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $563 बिलियन का है, जो कि कहीं ज्यादा है। मतलब भारत को यहाँ पे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बात यहाँ पे बताई गई। 2022-23 में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या रहा है, $463 बिलियन रहा है। अब बात करते हैं महंगाई के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में। तो इन्फ्लेशन जो सीपीआई इन्फ्लेशन रहा है वो 6.8%, वहीं डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन 11.5% है। तो जो नए नए विद्यार्थी होते हैं जो पहली बार अचानक से आए हुए हैं, इकोनॉमिक सर्वे को देख रहे हैं या फिर इकोनॉमी से ज़्यादा नाता नहीं है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई क्या होता है। डब्ल्यूपीआई मतलब आपका होल सेल प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है, और इसे पब्लिश करने का काम इकोनॉमिक एडवाइजर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तो जो होल सेल में प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं, गुड्स को बेचा जाता है, ट्रेडिंग की जाती है, उनके इन्फ्लेशन के बारे में, उनके चेंजेस के बारे में ये जानकारी देता है। वहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आप सीपीआई कहते हैं। हमको जो ज़्यादा असर होता है वो सीपीआई से होता है। तो सीपीआई यहाँ पर 6.8% बताया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, और ये डेटा रिलीज करने का काम एनएसओ करती है। एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है और इन लोगों के लिए जो बेस ईयर होता है वो 2012 होता है, ठीक है, इतनी चीज़ें। अगली बात करते हैं रेमिटेंस रिसिप्ट के बारे में। अब कई सारे जो भारतीय हैं, इंडियन है, वो अलग अलग देशों में काम करते हैं, और जब अलग अलग देशों में वो काम करते हैं तो वहां से कमाई करने के बाद भारत सरकार को या इंडिया में पैसा भेजते हैं। तो जो बाहर रह रहे हैं इंडियंस होते हैं, जब वो भारत में पैसा भेजते हैं तो उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। तो भारत का जो रेमिटेंस है वो बाकी सारे देशों के कंपेरिजन में कहीं ज्यादा है। अगर आप चाइना के कंपेरिजन में देखेंगे तो लगभग डबल है। चाइना में आप रेमिटेंस देखेंगे तो 51 है, जबकि इंडिया का रेमिटेंस जो है वो $100 बिलियन का रहा है। तो भारत को यहाँ पे विदेशी मुद्रा या विदेशों में रहने वाले लोगों से जो मुद्रा प्राप्त हुई है वो कहीं ज्यादा है। लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड भारत को रेमिटेंस मिला है, ठीक है। यूपीआई बेस्ड जो ट्रांजेक्शन है वो भी हमने रिकॉर्ड रजिस्टर किए हैं। 121% यहाँ पर आपने इंक्रीमेंट देखा है यूपीआई या डिजिटल पेमेंट के मामले में, ठीक है, इतनी चीजें। अगली बात कर लेते हैं, इंडिया इज बेटर पोजीशन एज कंपेयर टू अदर कंट्री ड्यू टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। अदर देशों के कंपैरिजन में भारत की कंडीशन काफी अच्छी, ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर हम एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो भारत का एक्सपोर्ट अगर देखेंगे अप्रैल से दिसंबर 2022 तक कितना रहा है, 332.8 बिलियन डॉलर है। मतलब भारत ने एक्सपोर्ट सेक्टर में भी काम किया है। एक्सपोर्ट सेक्टर में भी भारत ने काफी काम किया है, क्योंकि हमारा टारगेट यही है ना कि हम इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज्यादा करें, तभी आप अपने फिजिकल डिफिसिट को रेगुलेट या कंट्रोल कर सकते हो। अब अगर आपको
एक्सपोर्ट करना है या फिजिकल डिपॉजिट को कम करना, तो आपके पास लॉजिस्टिक फैसिलिटी भी होनी चाहिए, प्रॉपर रोड होंगे, प्रॉपर चैनल्स होंगे, तभी तो आप आसानी से ट्रेडिंग कर पाओगे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया इकोनॉमिक सर्वे में हमने बड़े पैमाने पर नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन का काम किया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमने 10,457 किलोमीटर के नेशनल हाईवे मतलब रोड कंस्ट्रक्शन करने का काम किया है। साथ ही साथ हमने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को भी इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंतर्गत हमने क्या किया है, जो ईज ऑफ बिजनेस डूइंग बिजनेस है उसको आसान किया है। अलग अलग जो मंत्रालय या मिनिस्ट्री है उनको एक ही जगह पे लाने का काम किया है, जिससे आपको लॉजिस्टिक करने में कोई भी डिले ना आए। ठीक है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है उसमें हमने 9.0 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, मतलब सरकार के पास इतने असेट्स हैं कि वो 9 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेज कर सकती है। यूपीआई तो हाईएस्ट पहुंच ही गया है ट्रांजैक्शन के मामले में। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को हमने लॉन्च किया था लॉजिस्टिक को आसान करने के लिए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लॉजिस्टिक को आसान करने के लिए की गई हैं। आगे क्या बात की गई है, सरकार ने अलग अलग सेक्टर में पीएलआई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। अब बजट में भी हमको ये देखना पड़ेगा कि अब कौन से नए सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को गवर्नमेंट लेकर आ रही है। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो अगर हम देखेंगे तो सरकार ने अलग अलग सेक्टर में पीएलआई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, और जिससे 3 लाख लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, और लगभग 100 से ज़्यादा एमएसएमई जो सेक्टर है उनको पीएलआई स्कीम में जो है वो फ़ायदा मिला है। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट भी भारत से इंक्रीज हुआ है। भारत में पता है आपको, आज के समय में कई सारी फैक्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन चुकी हैं जो कि मोबाइल फोन को कंस्ट्रक्ट करने का काम, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती हैं। तो पूरे वर्ल्ड में भारत की रैंकिंग 2nd नंबर पर है। पूरे वर्ल्ड में भारत की रैंकिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में 2nd नंबर पे है। इंडिया हैज़ बिकम द 2nd लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट भी अगर आप हमारा देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमने $11.6 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट करने का काम किया है। और अलग अलग सेक्टर में एफडीआई आना भी शुरू हुए, और सबसे अधिक एफडीआई जो हमको आया है ना वो फार्मा इंडस्ट्रीज में आया है। फार्मा इंडस्ट्री में आप देखेंगे 4 टाइम्स जो ज़्यादा है वो एफडीआई आया है, मतलब $699 मिलियन फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमको एफडीआई मिला है फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में या फार्मा इंडस्ट्रीज में। क्लियर है। फिर आपका जो पीएलआई स्कीम के बारे में मैं बात कर रही थी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, तो 14 कैटेगरी में अब ये फिलहाल काम कर रही है, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले ईयर्स में इसको अलग अलग सेक्टर में और इम्प्लीमेंट करने का प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और इसके लिए जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है पीएलआई स्कीम का फाइनेंशियल ईयर 2022 में, वो 47,500 करोड़ रुपए का पीएलआई स्कीम में पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत सरकार ने खर्चा किया था। अब देखते हैं एनर्जी ट्रांजिशन के लिए क्या काम किया है। तो भारत लगातार एनर्जी के बारे में बात करता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इंडिया के इनिशिएटिव से ही बना हुआ है। अभी COP27 की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी भारत ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और अपनी प्लानिंग को बताया था, इसलिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी लॉन्च किया था। COP27 के समय हमने लाइफ मूवमेंट की शुरुआत की थी। भारत रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रहा है, और जो पीएलआई स्कीम है उसमें सोलर जो एनर्जी है या सोलर मॉड्यूल्स हैं उनको भी इंक्लूड करने का काम किया था। भारत सरकार ने कुछ समय पहले ही नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमें रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो 125 गीगावाट्स तक इंक्रीज करनी थी। और अभी कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि भारत सरकार जो है वो ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही है, और ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा इकट्ठा होगा उनको आप क्लाइमेट चेंज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो आप एनर्जी ट्रांजिशन करने के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो उनमें उस बॉन्ड के इकट्ठे हुए पैसे से आपको मदद मिलेगी। तो 8,000 करोड़ रुपए के मैंने आपको ग्रीन बॉन्ड के बारे में भी डिस्कशन करंट अफेयर्स में किया था। तो यहाँ पे क्योंकि भारत सरकार का लक्ष्य है हमें नेट कार्बन एमिशन को 0 करना है 2070 तक, और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए भी हमको एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है, मतलब हम फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट ना होकर रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड हो, और हमको मतलब हम इंडिपेंडेंट हो जाएं एनर्जी के सेक्टर में 2047 तक। इसलिए एज ऑन 30 सितंबर 2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 40 गीगावाट्स तक एनर्जी जो है वो जनरेट करने के लिए अलग अलग 59 सोलर प्लांट्स को सैंक्शन किया गया है 16 स्टेट में जहाँ पे काम चल रहा है। 59 सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं 16 अलग अलग राज्यों में, जो कि 40 गीगावाट्स तक रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। क्लियर हो गई थी चीज़ें? 1 सेकेंड, हाँ, ओके।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या काम किया है। तो अभी आपने देखा था कि हमारे देश में यूरिया की थोड़े से क्राइसिस चल रहे थे, इसलिए हमने अलग अलग प्लांट भी बनाना शुरू किए जहाँ पे हम यूरिया वगैरह का प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, तो सबसे अधिक जो इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आया है। हालांकि जो फार्म बिल आए थे वो पास नहीं हो पाए, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे अधिक जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हुआ है वो एग्रीकल्चर फील्ड में ही हुआ है, विच इज़ 9.3%। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंक्रीज टू 9.3%। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम चलती है, जिसके अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फूड ग्रेन बांटा जाता है, उसमें भारत सरकार ने 81.4 करोड़ जो लोग हैं, बेनिफिशरीज हैं, उनको इसके अंतर्गत फायदा मिला है। अगर हम एमएसपी के बारे में बात करते हैं तो सरकार ने कहा है कि 2018 से अभी तक हमने लगभग 1.5 टाइम्स एमएसपी बढ़ा दी है। ठीक है, हालांकि भारत के अलावा अलग अलग देशों में बहुत सारे फूड क्राइसिस चल रहे थे, लेकिन तब भी भारत में कोई भी फूड क्राइसिस नहीं देखा गया। और भारत में जो 2021-22 में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है वो 315.7 मिलियन टन का हुआ है, जो कि कहीं ज़्यादा है। ठीक है, ये बात भी यहाँ पे मेंशन की गई है। फिर पीएम किसान जो हमारा फंड चलता है या निधि चलती है, पीएम किसान निधि, उसके अंतर्गत 11.3 करोड़ फार्मर्स जो है वो कवर हुए हैं इस अलग अलग स्कीम से। मतलब किसानों की हमने जो प्रॉमिस किया था कि आय को हम डबल करेंगे, तो उस सेक्टर में हमने ये सारे काम किए हैं, ये बात इकोनॉमिक सर्वे में कही गई है। अब यहाँ पे हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करते तो इन्होंने कहा है कि हेल्थ सेक्टर में हमने डबल, मतलब दुगना यहाँ पे खर्चा किया है। और हमारे दुगना खर्चा करने के कारण हमने जो कोविन एप्लीकेशन का डेटा है उससे हमें पता चलता है कि लगभग 220 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हमने किया है। अगली बात यहाँ पे बताई गई है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो, मतलब 1 लाख महिलाओं, जब 1 लाख पर कितनी महिलाओं का निधन हो जाता है, डेथ हो जाती है बच्चे को जन्म देते समय, उसको हम मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो कहते हैं। उसमें फॉल देखा गया है। अगर आप देखेंगे 2015 में 167 था, 1 लाख पर 167 महिलाओं की जान ड्यूरिंग द डिलीवरी चली जाती थी, लेकिन 2020 तक वो डेटा 97 पे पहुंच गया है, ये बात यहाँ पे कही है। अगर हम चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेशियो के बारे में बात करते हैं तो मतलब 5 साल के अंदर या फिर इन्फेंट जो होते हैं 1 साल के अंदर जिन बच्चों की बर्थ के बाद जान चली जाती है, उसको हम चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेशियो बताते हैं। वो भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। आप देख सकते हैं 2014 में ये 45 था, अगर हम अंडर 5 कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, और 2020 में ये डेटा 32 तक पहुंच गया है। अगली बात करते हैं आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो लोगों का जो एक्सपेंडिचर था, खर्चा था हेल्थ के लिए, कि आप एमआरआई करा रहे हो या फिर कोई डायग्नोसिस करा रहे हो या कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो लोगों का बहुत ज़्यादा खर्चा हेल्थ सेक्टर में होता था। तो हमने कोशिश की है कि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करें और लोगों का जो एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ के सेक्टर में कम हो सके, मतलब हेल्थ के सेक्टर में उन्हें कम खर्चा करना पड़े अपने ट्रीटमेंट के लिए, दवाइयों के लिए, एटसेट्रा। तो वो भी यहाँ पे बताया है कि 2013-14 में ये 64% था, वो भी रिड्यूस होकर यहाँ पे 48% 2018-19 में हो गया है। अगली बात यहाँ पे बहुत अच्छी बताई गई है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ। मतलब पहले आपने देखा होगा कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती थी तो जो गांव थे वहाँ पे नज़दीक में हॉस्पिटल नहीं था, तो घर पे ही डिलीवरी हो जाया करती थी। लेकिन अब यहाँ पे पिछले कुछ सालों में नए नए हॉस्पिटल्स बने हैं और जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो गांव तक भी पहुंची है, जिसके कारण इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो है वो भी इंक्रीज हुए हैं। पहले 2013-14 में ये 79% थे, अब ये बढ़कर कितने हो गए हैं, 89% इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो गए हैं। ये सारी बातें इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन की गई हैं। सो आई थिंक ओवरऑल आपको सारा कुछ पता चल गया होगा कि क्या क्या पिछले साल सरकार ने किया है और उससे क्या फायदे हुए हैं, वो सारी जानकारी इकोनॉमिक सर्वे में दे दी गई। अब अगले जो साल में सरकार क्या क्या खर्च करेगी वो बजट में मेंशन होगा, तो कल मैं ऐसे ही हाइलाइट्स को आपको कवर करूंगी बजट में। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपका इकोनॉमिक सर्वे। टेक केयर एंड बाय बाय।